हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर और मैं हूं मनीष शंकर तिवारी। आप लोगों ने कक्षा 9th में अभी तक एक ही चैप्टर पढ़ा हुआ इतिहास विषय के अंतर्गत, वह है फ्रांसीसी क्रांति, और उसके क्रियाकलापों का वीडियोस भी आप लोगों ने देखा है। निश्चित रूप से आपको फ्रांसीसी क्रांति में अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह गया होगा। इसी तरह से अब हम आज 9th क्लास में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं नए विषय के साथ, और वह विषय है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान के विषय के अंतर्गत आप लोग आज पढ़ेंगे लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। आपको मैं बता दूं कि इस किताब में अध्याय को शुरू करने से पहले इस किताब में दिया गया है, इसको आप जब पलटाएंगे तो सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है एक चिट्ठी आपके नाम, उसको पढ़ें। इस किताब का उपयोग कैसा करें, यहाँ पर आप लोग देखिए ये लिखा हुआ है, इस किताब का उपयोग कैसा करें। तो इसको पढ़िए आप लोग, और इसके बाद आप समझने की कोशिश कीजिए कि इस किताब का उपयोग हमें कैसे करना है। तो आपको बता दूं कि अभी तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, उसके पहले हमें क्या पढ़ना है ये बताया जा रहा था, क्या पढ़ना है, आखिरी में क्या प्रश्न आएंगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब हमारा सिलेबस बदल गया है, एनसीईआरटी के थ्रू हम पहुंच गए, अब हमारा ये जो सिद्धांत है ये थ्योरम में पढ़ने का ही चेंज हो जाएगा। कैसे पढ़ना है, हाउ टू लर्न, हमको सीखने के वो तरीके चाहिए जिनसे हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो। हमें वैसा ज्ञान प्राप्त ना हो कि हमने रट्टा मार के एग्ज़ाम में दे लिखा है और हो गया काम। नहीं, आपको पता है आने वाले समय में चुनौतियां बहुत ज़्यादा होंगी, इसलिए ज्ञान आधारित शिक्षा महत्वपूर्ण है। रटने पर आधारित शिक्षा पे आप ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। इसलिए इस चैनल के इस वीडियो के माध्यम से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर क्लियर करते चलें। अब इस अध्याय को शुरू करें, उसके पहले ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इन चीज़ों को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, तब आप आगे की चीज़ों को समझ पाएंगे। अभी आपने इस किताब को हो सकता है एक आध बार पढ़ा हो, पढ़ने के बाद आपको लगा होगा कि ये क्या चीज़ है, इसको हम किस तरह से करें, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको बता दें, यह किताब सैद्धांतिक किताब नहीं है, यह किताब व्यवहारिक है, आपके व्यवहारिक अध्ययन का, आपके व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए है। इस किताब में लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र की विशेषताओं के लिए आपको शुरुआत में लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा दी गई है। फिर सरल परिभाषा से हम एक वृहद परिभाषा की ओर आगे बढ़ेंगे। इसी अध्याय में आपको लोकतंत्र के पक्ष में तर्क मिलेंगे, इसी में आपको लोकतंत्र के खिलाफ तर्क मिलेंगे, और इन सारी चीज़ों का डिस्कशन शुरू होता है क्लासरूम से। आप जब उस क्लासरूम में जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कितना शानदार वातावरण है। एक मैडम, एक टीचर अपने बच्चों के साथ में इस तरह डिस्कस कर रही है जैसे कि वो किसी संसद भवन में डिबेट चल रही हो। डेफिनेटली ऐसा माहौल अगर हमारे कक्षाओं में होने लगे तो शायद बच्चों को लोकतंत्र के बारे में बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो माहौल से इतना सीख जाएंगे कि उनको सारी समझ अपने आप आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं, मेघालय राज्य की एक मैडम है मेडेल्टा लिंगदो, उनकी क्लास में कुछ बच्चियां और वो मैडम आपस में कुछ डिस्कस कर रहे हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो डिस्कस किस विषय को लेकर हो रहा है। चलिए, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, और इस वीडियो में आज हम देखेंगे लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की विशेषताएं। चलिए आगे देखते हैं। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं। इसकी शुरुआत एक बहुत सरल परिभाषा से होती है, और इस सरल परिभाषा की शुरुआत एक छोटी सी चर्चा से होती है। उस चर्चा में मेडेल्टा लिंगदो मैडम, उनके साथ में उनकी स्टूडेंट्स हैं, योलांदा है, रिबियांग है, मैरी है, और इनकी बीच की जो चर्चाएं हैं वो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और ये देखिएगा कि उन बच्चों का मानसिक स्तर इतना अच्छा क्यों है। इसलिए क्योंकि उन्होंने पिछले अध्यायों में जो पढ़ाया गया था उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है और समझा है, और पिछले ज्ञान के आधार पर ही जब मैडम उसी टॉपिक पर यहाँ चर्चा कर रही हैं तो उनमें से एक छात्रा मैरी इस चर्चा की शुरुआत करती है और बड़े ही रोचक तरीके से चर्चा अपने परिणाम तक पहुँचती है। चलिए आप भी इस कक्षा में शामिल हुइए, लेकिन इस तरह से मानो आप भी उस कक्षा में बैठे हुए एक छात्र हैं। चलिए देखते हैं। ये जो अध्याय है इसको पढ़ने के बाद आप लोग लोकतांत्रिक शासन और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर आप समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा है, ये डेमोक्रेटिक है जिसमें वोट के माध्यम से शासक का चुनाव किया गया है। ये मोनार्की मतलब राजतंत्र है, डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही है, अरिस्टोक्रेसी मतलब पूंजीवादी व्यवस्था है, एनार्की मतलब अराजकता है, गोली बंदूक की दम पर शासन करना, और रिपब्लिक मतलब गणतंत्र की स्थापना के बाद में है। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से समझ लेंगे, तब आप लोकतांत्रिक शासन और गैर लोकतांत्रिक शासन में जो मूलभूत अंतर है उसको आप समझ पाएंगे, और इस अंतर से आगे बढ़ते हुए हम आपको लेके चलेंगे लोकतंत्र की बृहत्तर परिभाषा तक। तो इस सप्ताह का जब अंतिम वीडियो आपके सामने आएगा तब आप लोकतंत्र की बृहत्तर परिभाषा को भी आप, बृहत्तर मतलब एक विशाल बहुत शानदार परिभाषा आप समझ पाएंगे।
अब आप देखिए यहाँ पर कि समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। बहुत सारी शासन पद्धतियाँ हैं, जैसा कि आपको मैंने ये बताया पीछे कि शासन की राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, तानाशाही व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था है, बंदूक गोली के दम पर काम करने वाली व्यवस्था है, गणतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इन सारी व्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अगर कोई शासन व्यवस्था है तो वह है लोकतांत्रिक शासन पद्धति। अच्छा, ऐसा क्यों है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को दूसरी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? और फिर एक सवाल और, क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही अंतिम सर्वोत्तम शासन व्यवस्था है? क्या इससे बेहतर भी कोई शासन व्यवस्था हो सकती है? इन सारी चीज़ों पर चर्चाएं हो रही हैं। चलिए हम इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम मैडम की कक्षा में चलना है, वहाँ पर कुछ बच्चे चर्चा कर रहे हैं। चलिए समझते हैं कि लोकतंत्र क्या है, यहाँ से शुरू करेंगे। हम आ गए हैं मेघालय राज्य की एक विद्यालय की कक्षा में, जहाँ पर ये आपको दिख रही हैं बोर्ड के पास खड़ी हुई लिंगदो मैडम और कक्षा में बच्चे बैठे हुए हैं। चलिए देखते हैं, इस चर्चा में हम शामिल होते हैं। आज का पाठ है लोकतंत्र क्या है। मैरी खड़ी होती है और बोलती है, मैडम मुझे यह तरीका बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में आपने चर्चा की और अब हमसे कह रही हैं कि लोकतंत्र का मतलब जानें। अरे मेरे कहने का मतलब यह है कि अरे हमको इस काम को पहले कर लेना था। अब पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब करा रही हो आप, क्या ऐसा ठीक होता है क्या? मैरी के जो कथन है इससे आपको क्या समझ में आया? मतलब पिछली कक्षाओं में लिंगदो मैडम ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा दिया था, मैरी ने उसको पढ़ लिया बहुत अच्छे से। अब मैडम आके पूछ रही हैं कि लोकतंत्र क्या है, इसकी परिभाषा आप लिखिए। तो अब मैरी का दिमाग खराब हो गया। उसने बोला, मैडम ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ा दिया लोकतंत्र क्या है, इसके फीचर क्या हैं, और अब आप हमसे पूछ रहे हैं कि परिभाषा क्या है। जबकि किसी भी चीज़ को पढ़ने के पहले उसकी परिभाषा पहले बताई जाती है कि उसकी विशेषता पहले बताई जाती है। ये चीज़ ठीक नहीं है। पहले पाठ को ये रखना था कि परिभाषा क्या है, फिर आप उसकी विशेषताएं बताती। ये आपत्ति मैरी की है। जवाब में मैडम क्या बोलती हैं, चलिए हम समझते हैं। मैडम बोलती हैं, तुम्हारी बातों में दम है मैरी, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही करते हैं क्या? हमको कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने से पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करते हैं क्या? जरा सोचो, क्या हमारे आसपास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है क्या? शब्दों का उपयोग करके ही हम उसका अर्थ जानते हैं। देखिए मैडम कितनी अच्छी बात बोल रही हैं। मैरी से बोलती हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारा कहना सही है कि परिभाषा पहले पढ़ना था और विशेषताएं वगैरह बाद में देखते, लेकिन क्या हम अपनी डेली लाइफ में भी ऐसे ही करते हैं? दैट मीन्स यहाँ पर एक बात निकल कर ये आती है कि स्कूल का संबंध हमारे दैनिक जीवन की व्यवस्थाओं से, उनके आचार विचार से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम घर में कुछ अलग हों और विद्यालय में कुछ अलग हों। वह विद्यालय जो है वह घर का ही एक परिष्कृत स्वरूप होता है, जहाँ पर शिक्षक के माध्यम से बच्चे व्यवहारिक गुणों को, शैक्षिक गुणों को सीखते हैं और एक अच्छे नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो मैरी के जवाब में लिंगदो मैडम ने यही कहा, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप अपने पापा या मम्मी से बोलते हैं वी लव यू डैडी, वी लव यू पापा, वी लव यू मम्मा? तो क्या इसका मतलब आप लव की परिभाषा पहले निकालते हैं या उस शब्द का उपयोग करते हैं? या आप कभी कलम से कोई पत्र लिखते हैं और आप बोलते हैं ये पेन बहुत अच्छा है, तो पेन का उपयोग करते हैं पहले या उसकी परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं? दैनिक जीवन में हम ऐसा नहीं करते हैं। तो अब देखते हैं हम मैरी क्या बोलती है। मैडम की बातों को सुनकर मैरी ने जवाब दिया, तो फिर मैडम परिभाषा की ज़रूरत ही क्या है? मैडम बोलती है, हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। कितनी अच्छी बात कही मैडम ने कि हमें परिभाषा की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। जब मैरी ने आपत्ति ली कि जब ये सारी चीज़ें हैं कि हमें शब्द को समझना है, उसकी परिभाषा महत्वपूर्ण नहीं है, तो फिर परिभाषा की ज़रूरत ही क्या है? तब मैडम ये कहती हैं कि परिभाषा की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमें किसी शब्द के उपयोग करने में परेशानी महसूस हो। बोलने में परेशानी नहीं, उसका उपयोग करने में परेशानी। इसके जवाब में मैडम और स्पष्ट करती हैं, चलिए इसको हम देखते हैं। हमें बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी होती है जब हमको बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना हो। देखिए अपन बारिश हो रही, चाहे बारिश धीमी हो तो भी बारिश कहेंगे, बारिश ज़ोर से हो तो भी बारिश कहेंगे, लेकिन
जब हमें बारिश की परिभाषा जानना हो तब हम बारिश की वास्तविक स्थिति किसे कहेंगे, बूंदाबांदी किसे कहेंगे, बादल फटने की स्थिति किसे कहेंगे, तब हमको ज़रूरत पड़ती परिभाषा की कि बारिश की परिभाषा क्या होती है, बादल फटना अलग होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, और बूंदाबांदी हो रही है, फुहारें चल रही हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो इस तरह से हमको जब किसी शब्द को किसी महत्वपूर्ण जगह पर उपयोग करना हो और उस उपयोग करने में हमको परेशानी महसूस हो रही हो, तब हमको परिभाषा की आवश्यकता होती है। साथ ही आगे बढ़ के मैडम बोलती हैं कि ऐसी ही बात लोकतंत्र पर भी लागू होती है। हमें इसके लिए स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं। तो इस चर्चा में रिब्यांग नाम की जो स्टूडेंट है वो भी खड़ी होती है और बोलती है, लेकिन हमको परिभाषा बनाने की अब ज़रूरत क्या है मैडम? आपने बताया तो था ना एक दिन कि इब्राहिम लिंकन ने कहा था जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था को ही हम लोकतंत्र कहते हैं, और मेघालय में हम स्वयं इसी लोकतंत्र के आधार पर राज भी करते हैं। इसे सब लोग मानते भी हैं। तो अब इस परिभाषा में कोई बदलाव करने की क्या ज़रूरत है? हो गई परिभाषा, बात ख़त्म। मैडम बोलती हैं मैं यह नहीं कहती कि इस परिभाषा में किसी तरह की कोई बदलाव की ज़रूरत है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है, लेकिन आप लोग ये बताइए क्या इस परिभाषा पे हमने कभी विचार किया है? और जब तक हम खुद इस मसले पर विचार ना करें तब तक यह तय करना बड़ा मुश्किल है कि लोकतंत्र की सबसे बेस्ट परिभाषा यही है। क्या इससे अच्छी कोई परिभाषा हो सकती है जो आप खुद सोच सकते हो? मतलब यह है कि हमें किसी चीज़ को सिर्फ इस आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी नामी गिरामी व्यक्ति ने उसे कहा है और सारे लोगों ने उसे सही मान लिया है। क्लासरूम में कितना अच्छा डिस्कशन हो रहा है कि मैरी बोलती परिभाषा की ज़रूरत ही क्या है, और लिंगदोह मैडम ने उनको जवाब दिया डेफिनेटली तुम्हारा कहना सही है, लेकिन जब हम किसी शब्द को किसी विशेष जगह पर उपयोग करना चाह रहे हों तब के लिए हमको उसकी परिभाषा जानना जरूरी होती है। लोकतंत्र में भी यही होता है कि परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान वाला भी कहता है मैंने भी लोकतंत्र तरीके से शासन सत्ता हासिल की है। चीन का शी जिनपिंग भी कहते हैं कि मेरे पास जो सत्ता है वह लोकतांत्रिक तरीके की है, और हम भारतीय भी कहते हैं हमारी सत्ता भी लोकतांत्रिक है। तो लगभग सारी सरकारें ये कहती कि हम लोकतांत्रिक हैं। तो अब किसको लोकतांत्रिक मानोगे आप? तो किसी को एक को लोकतांत्रिक मानना है, उसके लिए हमको यह समझना होगा कि वास्तविक लोकतंत्र आखिर होता क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। तब रिब्यांग खड़ी होती है अचानक, बोलती अरे मैडम आप क्या बात कर रही हो, आपने कुछ दिन पहले बताया तो था कि इब्राहिम लिंकन ने कहा है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था लोकतंत्र कहलाती है। तब मैडम ये बोलती हैं, क्या बोलती हैं कि किसी बड़े आदमी ने, किसी फेमस आदमी ने यदि कह दिया है तो क्या आंख बंद करके मान लोगे? पूरी दुनिया भी उसको सही बोल रही है तो क्या तुम मान लोगे? फिर तुम्हारा अपना नज़रिया कहाँ गया? तुम्हारी अपनी सोच कहाँ गई? फिर ये सारी शिक्षा का मतलब क्या है? यदि इस शिक्षा का कोई अर्थ निकालना है, यदि अपने नज़रिए को विकसित करना है, तो कितना भी फेमस व्यक्ति हो, सारी दुनिया उसको मानती हो, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को अपनी कसौटी पर ना खरा उतार लें, जब तक आप उस मसले पर अपनी सोच ना बना लें, तब तक किसी को फॉलो करना ठीक बात नहीं है। चलिए, बड़ी रोचक चर्चा हो रही है, आगे इस चर्चा में क्या बात होती है देखते हैं। इसी बीच योलांदा नाम की स्टूडेंट खड़ी होती है, बोलती है मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कहीं पर पढ़ा है डेमोक्रेसी नाम का जो ये शब्द है अंग्रेजी में, यह यूनानी भाषा के शब्द डेमोक्रेशिया से मिलकर बना है। यूनान में डेमो का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र और लोकतंत्र अर्थात लोगों का शासन, यही सही अर्थ है। फिर अब हमको परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है, आप तो किताब बंद कर दो। अब योलांदा के जवाब पर मैडम बोलती हैं इस सवाल पर विचार करने का यह भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तुमने जो बोला वह ठीक है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से किसी की परिभाषा निकालना हमेशा उपयोगी नहीं होता। कैसे? कई बार क्या होता है कि जो शब्द का अर्थ है वह अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता है। समय और प्रयोग के साथ साथ उसके अर्थ बदलते जाते हैं। कैसे बदलते हैं? अच्छा, ये अब आप कंप्यूटर शब्द को ही ले लो। कंप्यूटर शब्द में जो कंप्यूटर शब्द है वह कंप्यूटिंग से बना हुआ है, और कंप्यूटिंग का अर्थ होता है गणना करना, मतलब मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर। दरअसल यह बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे। जो कैलकुलेटर जिनसे हम छोटी मोटी गणनाएं करते हैं उनकी अपेक्षा कंप्यूटर बहुत पावरफुल कैलकुलेटर थे।
लेकिन आज के समय में कोई कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है क्या? अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने में, पढ़ने में, डिज़ाइन बनाने में, संगीत में, फिल्म देखने में होता है। शब्द वही है, पर समय बीतने के साथ उसका अर्थ बदल जाता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता है। इस बात को आप समझ लीजिए। मतलब केवल शब्द की व्युत्पत्ति के हिसाब से कि शब्द का अर्थ क्या है, उस सामासिक या संधि के आधार पर विग्रह कर देना ही शब्द की परिभाषा नहीं हो सकती है। मैरी फिर आती है। तो अब मैरी की समझ में आ गया और कहती है, मतलब मैडम, आपके कहने का आशय यह है कि इस विषय पर कोई शॉर्टकट नहीं है सोचने का, और हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा नई बनानी ही होगी, तभी मामला हल होगा। मैडम बोलती, यस, एकदम सही। तो चलो अब आज हम आ गए हैं यहाँ क्लास में, तो इस काम को कर ही डालें। बड़ी रोचक चर्चा थी और आप लोगों ने देखा, इसको समझा भी कि किस तरह से क्लास में बड़ा लोकतांत्रिक वातावरण है। बच्चियां अपने टीचर के साथ बहुत अच्छे से बात कर रही हैं। बच्चियों ने अपने तर्क दिए कि लोकतंत्र की परिभाषा क्यों ज़रूरी है, कहाँ है। मैडम ने भी उनको बहुत अच्छे से समझाया और बच्चियों की समझ में आया और वे अब जुट गई हैं लोकतंत्र की परिभाषा को समझने के लिए। एक सरल परिभाषा से मैडम इसकी शुरुआत करेंगी और उसको धीरे धीरे करके बृहद परिभाषा की तरफ लेकर के चली जाएंगी। चलिए हम लोग भी मैडम के साथ में समझने की कोशिश करते हैं और इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानता और असमानता से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत सरल पैमाना था कि लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। पिछली कक्षाओं में जो पढ़ा है, चलिए उस पर फिर से गौर करते हैं और सोचिए आप लोग कि लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारों में जो वाइफरकेशन है, जो अंतर है, उसको समझने के लिए क्या समानताएं और क्या असमानताएं हमने देखी हैं। दुनिया की बहुत सारी सरकारें हैं जो खुद को बोलती हैं कि हम लोकतंत्र हैं, वी आर डेमोक्रेट्स। और सभी लोकतांत्रिक सरकारों, शासन व्यवस्थाओं में उनको समझने का, उनको पहचानने का एक बहुत सरल पैमाना था। वो सरल पैमाना कौन सा था कि जनता अपने वोट का अधिकार का उपयोग करे, बैलेट बॉक्स में वोट डाले, गिनती हो, जो जीता वह शासक। चलिए हम एक सरल परिभाषा से इसकी शुरुआत करते हैं और वह सरल परिभाषा है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यह परिभाषा स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतर कर देती है। आप लोग इस वीडियो में दिखाई जा रही एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, साथ में किताब को भी अपने साथ रख लें। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जिस तरह से एक सरल परिभाषा है, लोकतंत्र की एक सामान्य बहुत साधारण परिभाषा को हम पहले तैयार किए हैं, इस तैयारी के साथ में फिर आगे बढ़ेंगे पाठ्यक्रम में और एक बृहत्तर परिभाषा की तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लोकतंत्र की एक सबसे सरलतम परिभाषा क्या निकली कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें नागरिक या लोग अपने शासकों का चुनाव करते हैं। इस परिभाषा के एक एक शब्द को बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए हम देखते हैं। इसमें पहला शब्द है लोकतंत्र, मतलब एक शासन व्यवस्था, शासन का एक रूप है, स्वरूप है जिसमें शासकों, यहाँ देखिए आप ये वर्ड आया है शासकों, शासकों का चुनाव कौन करता है, ये दूसरा वर्ड आया है चुनाव, और अगला शब्द आया है लोग। ये तीन बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। इन शब्दों के आधार पर ही पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था टिकी हुई है। इसलिए आपको इस सरल परिभाषा को भी बहुत ध्यान से समझना होगा कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, लोग मतलब मतदाता करते हैं, और इसी से लोकतांत्रिक व्यवस्था और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतर होता है। चलिए आगे देखते हैं। यह एक उपयोगी शुरुआत है। जैसा कि मैंने कहा, यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। जैसे म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया, मतलब म्यांमार में जो सत्ता में, सरकार में जो लोग हैं वो कौन है, सैनिक शासक हैं, और उनको लोगों ने वोट देके नहीं चुना है। जिन लोगों का नियंत्रण सेना पर था वे ही देश के शासक बन गए, मतलब पावर की दम पर, और शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। म्यांमार देश के बारे में बताया जा रहा है। म्यांमार में सैनिक शासक हैं, उनका चुनाव जनता ने वोट देके नहीं किया है।
मतलब जो शासन जो फैसले लेती है उसमें जनता की कोई मर्जी नहीं है शामिल। जो निर्णय वो सैनिक शासक दे देते हैं उसको जनता को मानना होता है। मतलब सेना की ताकत की दम पे देश की सरकार पर म्यांमार में कब्जा कर लिया गया है। जनता ने उनको चुना नहीं है। आगे और देखते हैं चलिए। पिनोशे चिली राष्ट्र है, मतलब पिनोशे जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। ऐसा ही एक तानाशाह है पिनोशे चिली। मतलब तानाशाहों का चुनाव क्या लोग करते होंगे? नॉर्थ कोरिया में आप लोग देख रहे होंगे, आए दिन समाचारों में आप लोग देखते हैं। क्या ऐसे तानाशाही सन की राजाओं का चुनाव लोग करते होंगे? नहीं करते। ये अपनी ताकत की बल पे या अपनी कुटिल रणनीतियों की दम पे सत्ता में आ जाते हैं। इसी तरह से सऊदी अरब में जो राजतंत्र है वहाँ पर क्या जो राजशाही परिवार हैं उनके लोगों को शासक के रूप में सऊदी अरब की जनता चुनती है? नहीं। वे लोग राज शासक परिवार में राजवंश में पैदा होने के कारण ही राज व्यवस्था में शामिल हो जाते हैं और शासक बन जाते हैं। तो ये जो परिभाषा है कि लोगों के द्वारा वोट देकर चुनाव करके शासकों का चुनाव किया जाता है, वह शासन व्यवस्था लोकतंत्र कहलाती है। यह एक बहुत पूर्ण परिभाषा नहीं है। इससे सिर्फ ये बात समझ में आती है कि लोगों के चुनाव से शासक चुने जाते हैं, लोगों के मताधिकार से शासक का चुनाव होता है। मतलब लोगों का जो शासन है वही लोकतंत्र है। और जब हम इस चीज़ को जब हम समझने लगेंगे तो हम फिर किसी भी तरह की सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहने लगेंगे, बिना यह सोचे समझे कि क्या वास्तव में यह सरकार लोकतांत्रिक सरकार है। और हमारे दिमाग में ये बातें आने लगेंगी कि जिन भी देशों में सरकारें चुनाव करवाती हैं और चुनकर आती हैं वे सारी सरकारें लोकतांत्रिक सरकारें हैं, लेकिन असल में होता नहीं है। कई बार बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव हो जाते हैं, कई बार पैसे दे के चुनाव हो जाते हैं, भ्रष्ट तरीके से चुनाव हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी देखना होता है कि लोकतंत्र में पवित्रता जरूरी है। जिस देश का लोकतंत्र जितना पवित्र होगा, जिसमें जनता की भागीदारी बगैर किसी स्वार्थ के होगी, वह लोकतंत्र सच्चा लोकतंत्र होता है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बारे में हम आगे अध्याय में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहना और कहलाना पसंद करती है। और इसीलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच बहुत सावधानीपूर्वक फ़र्क करना होगा। आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब हम ये बोलते हैं कि लोगों का शासन ही लोकतंत्र होता है, मतलब लोग चुनाव करते हैं, तो क्या होता है कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी सरकारें हैं जो ये बोलती हैं कि हमको तो जनता ने चुना है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जनता ने चुना है वे सरकारें लोकतांत्रिक ही हों। कई बार क्या होता है कि सरकारें लोकतांत्रिक होने का दिखावा भी करती हैं, क्योंकि हर देश की सरकार अपने आप को लोकतांत्रिक कहना पसंद करती है। लेकिन वास्तव में वह सरकार लोकतांत्रिक है या नहीं, इस असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र की यह जो व्यवस्था है उसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। और इस व्यवस्था को समझने के लिए हमको बहुत सावधानीपूर्वक अध्ययन करना होगा। और इस असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र में अंतर को हम तब समझ पाएंगे जब इस परिभाषा में दिए हुए एक एक शब्द को बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे, बहुत सावधानीपूर्वक समझेंगे। अन्यथा हम वही समझेंगे कि लोगों ने जिसको वोट दिया है, जिसने सरकार बनाई है, वही सरकार लोकतांत्रिक सरकार है। तो आज के अध्याय में आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत एक कक्षा में बच्चे और शिक्षकों के बीच में जो चर्चा हो रही है उसमें उन्होंने बताया कि लोकतंत्र, इब्राहिम लिंकन ने उसकी क्या परिभाषा दी, लोकतंत्र की उत्पत्ति के आधार पर योलांदा ने क्या बताया कि यूनानी भाषा का यह शब्द है। ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। चर्चा भले वहाँ पर उन्होंने की है, लेकिन हमको भी पता होना चाहिए कि लोकतंत्र के बारे में इब्राहिम लिंकन ने क्या कहा है, लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये जानकारी हमें भी होना चाहिए। और उस चर्चा से हमको ये नई जानकारी प्राप्त हो गई है। और इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमको ये पता चला कि बहुत सारी सरकारें हैं जो ये कहती हैं कि हम लोकतांत्रिक हैं। लेकिन असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र में अंतर अगर समझना है तो उस परिभाषा को जिसमें ये बोला गया है कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, तो इसमें शासक, चुनाव और लोग, इस शब्द पे बड़ा गौर करना है। इन शब्दों पर आगे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या वास्तव में वही लोकतंत्र सच्चा होता है जिसमें लोग वोट डाल के चुनाव देते हैं, या इसमें कुछ घपलेबाजी भी होती है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। ये जो प्रश्नोत्तर हैं, चलिए पहले इनको देख लेते हैं कि क्या प्रश्न इस अध्याय से बनते हैं जो आपको करना है। अभ्यास हेतु प्रश्नावली। पहला प्रश्न, लोकतंत्र के बारे में पूर्व से आपने क्या सुना है, अपने शब्दों में लिखिए।
मतलब हम अक्सर 26 जनवरी 15 अगस्त मनाते आए, उसमें आपको बार बार बोला गया होगा हम लोकतांत्रिक देश हैं, हम गणतांत्रिक देश हैं। तो आपने जो भी सुना है आपको वो लिखना है, आपने जो किताबों में पढ़ा वो नहीं लिखना। आपने इधर उधर से दुनिया भर से जो भी आपने सुन रखा है अपनी भाषा में लिख डालिए कि लोकतंत्र क्या है, ठीक है ना। इसमें किसी भी तरह से आपको कोई अच्छे स्पेशल शब्द जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी देशी भाषा में लिख डालिए। दूसरा प्रश्न आपसे पूछता हूँ मैं, उसमें है क्या आप कलम, बारिश या मार्कर को परिभाषित कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो अपनी भाषा में कलम की परिभाषा जरूर लिखें कि कलम की परिभाषा क्या होती है। प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र क्या है। प्रश्न क्रमांक 4, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति लिखिए, जो योलांदा ने बताई थी वही। और इसके बाद आपके अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा क्या होना चाहिए या क्या होगी। तो इन 5 प्रश्नों को आपको हल करना है। तो इस तरह से लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों के अंतर्गत यह जो पहला चैप्टर है इसको मैंने आपको समझाया। इस बड़े अध्याय को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बनाने की कोशिश की है ताकि आप तक इस विषय का जो सार है, जो कॉन्सेप्ट है वो पहुंच सके। निश्चित रूप से आप तक ये बात पहुंचेगी भी। और यदि आपको इसमें कोई कठिनाई आती है तो किताब का बार बार अध्ययन कीजिए, अपने शिक्षक को परेशान करने से मत चूकिए। आप शिक्षक को जितना क्वेश्चन करेंगे आपका नॉलेज उतना बढ़ेगा। फिर भी यदि आपको कहीं कोई दिक्कत जाती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस कठिन टॉपिक पर मैं वीडियो बनाकर आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तब तक आप सभी लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर, और हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।